मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई। असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी एनटीए नेट एजुकेशन और बीएड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज के अंतर्गत मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, कार्य निष्पादन के मापदंड के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? ए ऑप्शन पोर्टफोलियो, बी ऑप्शन ब्लूप्रिंट, सी ऑप्शन रूब्रिक, डी ऑप्शन उपलब्धि। तो इसका सही उत्तर है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है? रूब्रिक एक ऐसा स्कोरिंग गाइड उपकरण है जो छात्रों द्वारा निर्मित प्रक्रियाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों एवं शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित किया जाता है। यह ग्रेडिंग असाइनमेंट के लिए मापदंड का एक सेट होता है जो छात्रों के अधिगम इनपुट में सुधार करने में लाभकारी होता है। रूब्रिक में विद्यार्थी के सारे क्रियाकलाप का विवरण होता है। यह व्यक्ति के आचरण या प्रक्रिया के नियमों का एक समूह होता है, अतः इसके द्वारा किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। शुरू करते हैं आज का दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्माणात्मक आकलन पद्धति की परिसूचक है, यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको परिसूचित करती है? कैपिटल ए, अध्यापक विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है। कैपिटल बी, अध्यापक विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए प्रश्न पूछता है। कैपिटल सी, अध्यापक इकाई के क्रियान्वयन उपरांत विद्यार्थियों के अवबोध का आकलन करता है। और कैपिटल डी, अध्यापक इकाई परीक्षण के उपरांत निष्पादन स्तर के बारे में निर्णय करता है। कैपिटल ई, अध्यापक अनुबोधकों की सहायता से विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध उत्तर दिए जाने की संभावना से बचने में मदद करता है। अब उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए ऑप्शन है ए, बी और सी सही है। बी ऑप्शन है ए, बी और ई सही है। सी ऑप्शन है बी, सी और डी सही है। डी ऑप्शन है ए, डी और ई सही है। तो इसका सही उत्तर है बी, ए, बी और ई। निर्माणात्मक आकलन से अभिप्राय ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि के मूल्यांकन से है जिसके मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव हो। यानी जब कोई प्रक्रिया चल रही हो उस दौरान जो भी असेसमेंट किया जाएगा वही आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा। अतः इसकी निम्नलिखित पहचान है। पहला, अध्यापक विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी बीच में प्रश्न पूछेगा तभी उत्तर देंगे छात्र। दूसरा, अध्यापक विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए प्रश्न पूछता है। तीसरा, अध्यापक अनुबोधकों की सहायता से विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध उत्तर दिए जाने की संभावनाओं से बचने में मदद करता है। ये सारी प्रक्रियाएं शिक्षण के दौरान होती हैं, इसीलिए इसको शिक्षणकालीन असेसमेंट या मूल्यांकन भी कहा जाता है। आज का तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन पॉल फ्रेरे के आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र में समाविष्ट है? कैपिटल ए, शिक्षण समव्यापी रूप से राजनीतिक है। कैपिटल बी, शिक्षण में ज्ञान सततता का भाव निहित होता है। कैपिटल सी, शिक्षण व्यवस्था परक होता है। कैपिटल डी, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे शिक्षण के अभिन्न अंग हैं। कैपिटल ई, शिक्षण सामाजिक यथार्थ से अलग है। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर आपको चयन करना है। ए ऑप्शन ए, बी और सी सही है। बी ऑप्शन बी, सी, डी सही है। सी ऑप्शन ए, बी और डी सही है। डी ऑप्शन सी, डी और ई सही है। तो इसका सही उत्तर है सी, ए, बी और डी सही है। पॉल फ्रायरे ब्राज़ील के शिक्षाविद और दार्शनिक थे। वे क्रिटिकल पेडागोजी, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के पक्षधर थे। फ्रेरे ने दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा की है, अचेतन जो कभी कभी व्यवहारिक ज्ञान है और आलोचनात्मक जो चिंतनशील या सैद्धांतिक ज्ञान है। धारणाएं चर्चा एवं आलोचनात्मक चिंतन द्वारा
ज्ञान का रूप लेती हैं। ज्ञान को केवल विषय वस्तु या संवेदनाओं और अंधविश्वासों तक सीमित नहीं होना चाहिए, वरन उसे समझ और भावनाओं के बीच संबंध खोजना चाहिए। वस्तुतः क्रिटिकल शिक्षा शास्त्र में निम्न कथन समाविष्ट हैं। पहला, शिक्षण संभाव्य रूप से राजनीतिक है। सेकेंड, शिक्षण के ज्ञान की सत्यता का भाव निहित होता है। जो भी शिक्षण होता है उसमें ज्ञान हमेशा न्यूट्रल रहता है, इसका होना जरूरी नहीं है वो हमेशा न्यूट्रल से अलग होता है, न्यूट्रल का अभाव होता है। तीसरा, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे शिक्षण के अभिन्न अंग हैं। हालांकि ज्ञान को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ऐसा फ्रेरे के अनुसार नहीं होता है। आज का चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय वर्गी के ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगतिक अनुक्षेत्र की उच्चतम स्तर को क्रमवार संसूचित करता है? ऑप्शन ए, संश्लेषण, मूल्य निर्धारण, अभिव्यक्तिकरण। ऑप्शन बी, विश्लेषण, आग्रहण, कुशल संचालन। ऑप्शन सी, अनुप्रयोग, व्यवस्थापन, परिशुद्धता। ऑप्शन डी, मूल्यांकन, चरित्रधारिता और सहजीकरण। तो इसका सही उत्तर है डी, मूल्यांकन, चरित्रधारिता और सहजीकरण। जब इनका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तब इसका तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों के साथ व्यवस्थित क्रम से होता है। इस प्रकार का व्यवस्थित क्रम या वर्ग की शिक्षा से संबंधित प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। इसका सर्वाधिक प्रचलन अनुक्रम ब्लूम का वर्गीकरण है। ब्लूम ने मूल्यांकन, चरित्रधारिता, सहजीकरण, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगतिक के जो अनुक्षेत्र हैं, डोमेन हैं कि उच्चतम स्तर को क्रमवार संसूचित करते हैं। लेकिन जो 2001 में संशोधन किया गया है उसके अनुसार अब मूल्यांकन के स्थान पर क्रिएटिंग सबसे ऊपर आ गया है। मूल्यांकन संश्लेषण के स्थान पर 5वें नंबर पर आ गया है इवैल्यूएटिंग, जिसमें नाउन के स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग किया है, वर्ब फॉर्म में प्रयोग किया गया है। आज का 5वां प्रश्न, निम्नलिखित दो सेटों में से सेट 1 में उल्लिखित बुद्धि के सिद्धांत को सेट 2 में दिए गए इनके मुख्य प्रतिपादकों से सुमेलित करना है। सेट ए में है बहुकारक सिद्धांत, बी बहुल प्रज्ञा सिद्धांत, सी तरल प्रज्ञा सिद्धांत और डी प्रज्ञा का समुच्चय सिद्धांत। दूसरी सेट में है पहला स्टेनबर्ग, बुद्धि शिक्षणीय और कक्षा कक्ष के लिए उपयुक्त स्थान है। कक्षा कक्ष जो है उसके लिए उपयुक्त स्थान है। सेकेंड कैटल, बुद्धि ना तो पूरी तरह एकतांत्रिक है, ना बहुतांत्रिक और ना अतांत्रिक। थर्ड थर्स्टन, बुद्धि प्रकृति से बहुतांत्रिक है। फोर्थ गार्डनर, बुद्धि एक घटकी प्रक्रियाओं वाली क्षमता है और इसे अधिगम या संज्ञानात्मक शैली से नहीं समझा जाना चाहिए। तो अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए, अब ए बी सी को हम क्रम से बताए दे रहे हैं इसमें, और जो सेट सेकंड वाले हैं वो इसमें आगे पीछे होते रहेंगे। तो पहला ऑप्शन में है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। बी ऑप्शन है 1 2 3 4, सी ऑप्शन है 4 3 1 2, डी ऑप्शन है 2 1 4 3। तो अब हम इसको देखेंगे तो इसका है बहुकारक सिद्धांत, ये दिया है थर्स्टन ने, तो ए का हो जाएगा तीसरा। अब देखेंगे ए का 3 किस में है, ए का 3 ए ऑप्शन में है, तो इसका ए ऑप्शन इसी से भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए बहुप्रज्ञा सिद्धांत गार्डनर है, यानी बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ ए ऑप्शन में ही है। तरल एवं संचलित प्रज्ञा सिद्धांत ये कैटल का है। कैटल
दूसरा यानी सी का दूसरा, तो डी का फर्स्ट अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह तरल संचलित प्रज्ञा सिद्धांत कैटल का है, जिसने बताया है कि बुद्धि ना तो पूरी तरह एकतांत्रिक है, ना तो बहुतांत्रिक और ना अतांत्रिक। प्रज्ञा का समुच्चय सिद्धांत ये स्टेनबर्ग ने दिया है। इनके अनुसार बुद्धि शिक्षणीय है और कक्षा कक्ष इसके लिए उपयुक्त स्थान है। आज का छठवां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यवसायिकों से प्रत्यक्ष संबंध है? ऑप्शन ए विश्वास और आस्था की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर है बी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भारतीय संविधान विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है और इस तथ्य का विवरण भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। आज का सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रियान्वितकारी नेतृत्व शैली की विशेषताओं का वर्णन करता है? कैपिटल ए भूमिका और स्पष्ट लक्ष्य, कैपिटल बी प्रतिबद्धता और अभिप्रेरण स्तर, कैपिटल सी प्रवीणता निर्माण पर बल, कैपिटल डी व्यक्तियों पर नज़र रखना या बढ़ाना, कैपिटल ई व्यक्तियों को परामर्श देना और अभिप्रेरित करना। अब निम्नलिखित कथनों के आलोक में आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए बी और सी सही है, ऑप्शन बी सी डी और ई सही है, ऑप्शन सी ए सी और ई सही है, ऑप्शन डी बी डी और ई सही है। तो इसका सही उत्तर है सी ए सी और ई सही है। नेतृत्व एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करे कि वो अपनी इच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रयास करे। वस्तुतः क्रियान्वितकारी नेतृत्व शैली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, नेतृत्व में भूमिका और लक्ष्य दोनों स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा, प्रवीणता या कौशल निर्माण पर बल देना चाहिए। तीसरा है व्यक्तियों को परामर्श देना और प्रेरित करना। आज का आठवां प्रश्न, शिक्षा में हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक अनुसंधान का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए कार्य निरीक्षण योजना और परिणाम, बी ऑप्शन बी योजना कार्य निरीक्षण और परिणाम, सी निरीक्षण योजना परिणाम और कार्य, ऑप्शन डी परिणाम निरीक्षण योजना और कार्य। तब इसमें देखेंगे तो परिणाम तो शुरू में हो ही नहीं सकता, लास्ट में ही आएगा। तो इसका सही उत्तर है बी योजना, फिर कार्य का निरीक्षण और फिर उसका परिणाम। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, प्रशासक, निरीक्षक अथवा अन्य विद्यालयों के कर्मचारियों द्वारा विद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य विद्यालय की प्रगति तथा विकास करना होता है। शिक्षा में हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक अनुसंधान का सही क्रम है योजना, कार्य, निरीक्षण और परिणाम। आज का 9वां प्रश्न, दिए गए दो सेट में से सेट 1 प्रकृति के सर्ग का वर्णन करता है, जबकि सेट 2 सांख्य दर्शन के संदर्भ में उसकी प्रकृति तथा प्रकार को इंगित करता है। दोनों सेट का मिलान करना है। अब सेट 1 में है प्रकृति के सर्ग, पहला महत, ए महत, बी अहम, सी मन और डी तन मात्राएं। सेट 2 में है स्वभाव एवं कार्य, पहला ना तो महाभूत के गुण, ना ही विभेदक और ना ही प्रकार। दूसरा, यह प्रकृति में समाविष्ट है तथा ज्ञान के मनोवैज्ञानिक पक्ष का प्रकार्य है। थर्ड, यह व्यक्तिकरण का सिद्धांत है एवं इसका कार्य स्वभाव का सृजन करना है। फोर्थ, यह एक सूक्ष्म एवं केंद्रीय है, इंद्रिय है जो इंद्रियान्विक प्रवृत्तियों को नियत प्रत्यक्षीकरण के रूप में संश्लेषित करता है। तो अब सही उत्तर का चयन करना है। ये ऑप्शन 1, 4
3 2 सही है, बी ऑप्शन 4 3 2 1 सही है, सी ऑप्शन 2 3 4 1 सही है, डी ऑप्शन 3 2 1 4 सही है। तो इसका सही उत्तर है सी 2 3 4 1। यानी महत्व क्या है, यह प्रकृति में समाविष्ट है तथा ज्ञान के स्वभाव एवं प्रकार मनोवैज्ञानिक पक्ष का कार्य है। अहम क्या है, यह व्यतिकरण का सिद्धांत है, यह व्यक्तिकरण का सिद्धांत है एवं इसका कार्य स्वभाव का सृजन करना है। मन क्या है, यह एक सूक्ष्म एवं केंद्रीय इंद्रिय है जो इंद्रिय भाविक प्रदत्तों को नियत प्रत्यक्षीकरण के रूप में संश्लेषित करता है। तन्मात्राएं क्या हैं, यह ना तो महाभूत के गुण हैं, ना ही विभेदक हैं और ना ही प्रकारी हैं। आज का 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो इसमें कई कारक हो सकते हैं। कैपिटल ए ज्ञान में वृद्धि, बी प्रौद्योगिकी परिवर्तन, कैपिटल सी व्यक्तियों की आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं, कैपिटल डी कार्य स्थानन, कैपिटल ई सक्षम शिक्षकों की उपलब्धता। अब सही उत्तर का चयन करना है। ए ऑप्शन ए बी और ई सही है, बी ऑप्शन बी ए बी सी सही है, सी ऑप्शन ए सी डी सही है, डी ऑप्शन बी सी और ई सही है। तो इसका सही उत्तर है बी ए बी और सी सही है, यानी ज्ञान में वृद्धि, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और व्यक्तियों की आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं। तो ज्ञान में विस्तार, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ता है। और जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है, अर्थात जिस तरह की दुनिया में प्रौद्योगिकी का परिवर्तन हो रहा होता है, उसी के साथ ही हमें ज्ञान का परिवर्तन करना होता है, इसलिए पाठ्यक्रम में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। और व्यक्तियों की आवश्यकता एवं आकांक्षाएं वास्तव पाठ्यक्रम के निर्माण में यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसको पढ़ने वाले व्यक्ति की आवश्यकता एवं आकांक्षा क्या है, इसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। आज का 11वां प्रश्न, अधिगम के 6 मूल प्रकारों से के संबंध में टॉलमैन द्वारा बाद में लिखे सैद्धांतिक लेखों में कौन सा स्किनर के अनुबंधित प्रबलकों के समतुल्य है? ऑप्शन ए भावाभिनिवेश निर्माण, बी समतुल्य विश्वास अधिगम, सी क्षेत्र प्रत्याशाएं, डी अंतर्नोद विभेदन अधिगम। तो इसका सही उत्तर है बी समतुल्य विश्वास अधिगम। टॉलमैन के द्वारा 6 मूल प्रकारों में समतुल्य विश्वास अधिगम स्किनर के अनुबंधित प्रबलकों के समतुल्य है। इस प्रकार के सीखने में प्राणी किसी सहायक लक्ष्य से वही प्रेरणा प्राप्त करता है जो वह मुख्य लक्ष्य से प्राप्त होता है। टॉलमैन के सहायक लक्ष्य के इस गुण को तुल्यता विश्वास कहा, जो स्किनर के अनुबंधित जो प्रबलकों के समतुल्य है। अब ये 6 टॉलमैन के प्रकार हैं, वो हैं कैथेटिक्स, तुल्यता विश्वास, क्षेत्र प्रत्याशा, क्षेत्र संज्ञान ढंग, प्रणोद विभेदन और पेशीय प्रारूप। आज का 12वां प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार जब सम्यक प्रज्ञा, सम्यकशील और सम्यक समाधि के धारण और आचरण से नवीन कार्मिक पदार्थ का आगम अवरुद्ध हो जाता है, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आश्रव, ऑप्शन बी बंध, ऑप्शन सी समर, ऑप्शन डी निर्जरा। तो इसका सही उत्तर है सी समर। ज्ञान दर्शन के अनुसार जब सम्यक प्रज्ञा, सम्यकशील और सम्यक समाधि के धारण और आचरण में से नवीन कर्मिक पदार्थ का आगम अवरुद्ध हो जाता है, यह अवस्था समर कहलाती है। क्योंकि समर जैन दर्शन के अनुसार एक तत्व है जिसका अर्थ होता है कर्मों के आश्रव को रोकना। जैन सिद्धांत 7 तत्वों पर आधारित है, जिनमें से 4 सत्र आश्रव, बंध, समर और निर्जरा हैं। आज का 13वां प्रश्न, परिशुद्धता, संगतता और प्रयुक्त संक्रियाओं की दृष्टि से उत्तरोत्तर क्रम में मापनी को प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है वो सही है? ऑप्शन ए आनुपातिक, अंतराल, नामित और क्रमिक, ऑप्शन बी क्रमिक, अनुपातिक, अंतराल
और नामिक, ऑप्शन सी अंतराल क्रमिक अनुपातिक और नामिक, ऑप्शन डी नामिक क्रमिक अंतराल और अनुपातिक। तो इसका सही उत्तर है डी। सबसे पहले नॉमिनल स्केल, इसके बाद ऑर्डिनल स्केल, इसके बाद इंटरवल स्केल और इसके बाद रेशियो स्केल आता है। तो मापन एक सामान्य पद है जिसके तात्पर्य किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार कुछ आंकिक तथ्यों के रूप में अभिव्यक्त करना होता है। परिशुद्धता, संगतता और प्रयुक्त संक्रियाओं की दृष्टि से जो उत्तरोत्तर क्रम में मापनी का सही क्रम है वो होता है नॉमिनल स्केल, क्योंकि इसमें केवल हम वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको क्रम से नहीं रख सकते, यानी श्रेष्ठता का निर्धारण नहीं कर सकते। दूसरा है क्रमिक, इसके आधार पर हम श्रेष्ठता का निर्धारण तो कर सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन सा क्रम रहेगा, लेकिन इसमें हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। अंतराल में दोनों के गुण होंगे, यानी ये क्रम से है। नामित स्केल के सारे गुण क्रमिक स्केल में होते हैं और क्रमिक स्केल के सारे गुण अंतराल स्केल में होते हैं और अंतराल स्केल के सारे गुण अनुपातिक स्केल में होते हैं। यानी नीचे वाला जो सबश्रेष्ठ स्केल होता है उसमें अपने से नीचे के सारे स्केल्स के गुण होते हैं। और अंतराल मापनी में अंतराल रहता है, लेकिन जो वास्तविक शून्य होता है उसका अभाव होता है। अनुपातिक में वास्तविक शून्य की अवधारणा भी होती है, इसलिए उसको अनुपात के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसको डिटेल से समझने के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। आज का 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कर्मचारी चयन प्रक्रिया का सही क्रम है? पहला, परीक्षा, सह साक्षात्कार, कार्य विश्लेषण, विज्ञापन तथा नियुक्ति आदेश जारी किया जाना। ऑप्शन बी, साक्षात्कार, कार्य विश्लेषण, नियुक्ति आदेश, विज्ञापन तथा चयन। ऑप्शन सी, कार्य विश्लेषण, विज्ञापन, साक्षात्कार, चयन तथा नियुक्ति आदेश। डी, विज्ञापन, कार्य विश्लेषण, साक्षात्कार, चयन और नियुक्ति आदेश। तो इसका सही उत्तर है सी। सबसे पहले कार्य विश्लेषण किया जाएगा, उसके बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि कितने पद हैं, इसके बाद फिर विज्ञापन निकाला जाएगा, इसके बाद साक्षात्कार या लिखित परीक्षा जो भी होगी, तो पहले लिखित परीक्षा फिर साक्षात्कार होगा, या सीधा साक्षात्कार से चयन हो रहा होगा तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बाद जिन लोगों का चयन हो जाएगा उनकी चयन लिस्ट जारी हो जाएगी और चयन लिस्ट के बाद एक नियुक्ति आदेश जारी होगा, इसके बाद ही उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये चयन प्रक्रिया का सही क्रम है। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शोध अभिकल्प अनुभूत जीवन यथार्थ का वर्णन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त? जो भी अभिकल्प है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला, दृश्य घटना विज्ञान अभिकल्प, दूसरा व्यक्ति अध्ययन, तीसरा आधारित सिद्धांत अभिकल्प, डी कथनात्मक शोध अभिकल्प। यानी ऑप्शन ए दृश्य घटना विज्ञान अभिकल्प, ऑप्शन बी व्यक्ति अध्ययन, ऑप्शन सी आधारित सिद्धांत अभिकल्प, ऑप्शन डी कथनात्मक शोध अभिकल्प। तो इसका सही उत्तर ए दृश्य घटना विज्ञान अभिकल्प। यानी जो भी यथार्थ जीवन में दिख रहा है वो दृश्य घटना विज्ञान अभिकल्प द्वारा ही देखा जा सकता है। दृश्य घटना विज्ञान अभिकल्प अनुभूत यथार्थ जीवन का वर्णन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस विधा में दिए गए अनुभवों की आंकड़ों पर शोध किया जाता है और आंकड़ा देने वाला व्यक्ति घटना का सदस्य होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति सुनामी पर शोध करना चाहता है तो उससे जिसने सुनामी को देखा होगा वह दृश्य घटना विज्ञान का प्रदर्शन होगा, यानी उस वही सैंपल होगा इसमें जिसने सुनामी को देखा होगा। जो यथार्थ का वर्णन कर सके, जो भी प्रत्यक्षदर्शी होगा वही इसका नग्न होगा। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ आप ये बताइए कि जो इससे पहले का वीडियो बनाया गया है वो ज़्यादा बेहतर है या वर्तमान वाला वीडियो ज़्यादा बेहतर है, कि पहला जो वीडियो बनाए गए थे वो काइन मास्टर से बनाए गए हैं, वो ज़्यादा बेहतर है या ये वाला बेहतर है। इसके साथ ही अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ
यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से संबंधित सीरीज का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।